बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है साइकेट्रिक मॉर्बिडिटी ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। जैसा कि हम ऑलरेडी पहले दो टॉपिक में जो है वो चीज़ें पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से जो हैं वो हार्मोन्स हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं, कौन कौन सी इसके मेन जो है वो एलिमेंट्स हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है। जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है कि जो साइकेट्रिक मॉर्बिडिटी है ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी की, उसमें कौन कौन से जो सेक्सुअल डिसऑर्डर हैं, कौन कौन सी अबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो आम मुआशरे में मुफ्त पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने में आई हैं। तो हम शुरू करते हैं वन बाई वन। ये सारे डिसऑर्डर जो साइकेट्रिक मॉर्बिडिटी में आते हैं उनमें अकॉर्डिंग टू आईसीडी दो सिस्टम हमारे जो दुनिया में चल रहे हैं, एक है आईसीडी, दूसरा है डीएसएम। आईसीडी मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड 10th मीन 10th एडिशन, जो कि अभी रिसेंट 11th भी आने वाला है। और दूसरा जो हमारा सिस्टम होता है वो होता है डीएसएम, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जिसका 5th एडिशन आ चुका है। ये दोनों हमारे पास सिस्टम्स होते हैं जिनकी बेस पे हम जो डिफरेंट डिसऑर्डर हैं वो हम जो उसका क्राइटेरिया बनाते हैं उसको डायग्नोज करते हैं। जो आईसीडी है ये प्रपोज्ड बाय डब्ल्यूएचओ एंड डीएसएम प्रपोज्ड बाय एपीए, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। जो आईसीडी है इसमें तमाम डिजीज़ होती हैं और जो 5th चैप्टर है वो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर का, जबकि जो डीएसएम है ये कंप्लीट जो है ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर का होता है। तो इसलिए जब ये टर्म यूज़ की जाती है ICD-10 तो उसका मतलब 5th चैप्टर ऑफ ICD एंड अकॉर्डिंग टू DSM दीज आर द टू सिस्टम्स which concerned in all over the world. And now we discuss according to the ICD-10 there are the तीन मेन सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं। नंबर 1 सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, सेकंड वन इज डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस एंड थर्ड वन इज जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग नॉट काज बाय ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, यानी कि इसका कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं होता, कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर ये नहीं होता। और दूसरा जो डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस है इसे पैराफिलिया भी कहते हैं। और थर्ड वन इज जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, यानी जिसे जेंडर डिस्फेजिया भी कहते हैं। ये तीन मेन डिसऑर्डर होते हैं। अब इन डिसऑर्डर में क्या क्या जो प्रॉब्लम्स होती हैं साइकोलॉजिकली, स्पेशली नॉन हेटेरोसेक्सुअल आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम पुअर जनरल हेल्थ, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सुसाइड, अल्कोहल डिपेंडेंसी, ड्रग अब्यूज एंड मेडिकल अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम। यानी कि नॉन हेटेरोसेक्सुअल मतलब कि एक लॉ ऑफ नेचर है, मेल फीमेल के लिए है, लेकिन बाज़ औक़ात इस लॉ ऑफ नेचर को तोड़ा जाता है कि मेल फीमेल नहीं, मेल की जगह कोई और होता है या फीमेल की जगह कुछ और होता है। तो इन सिंपल हम कह सकते हैं कि जो नॉन हेटेरोसेक्सुअल उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि वो पुअर जनरल हेल्थ में रहते हैं, किसी न किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर का रहते हैं जिसमें डिप्रेशन है, पैनिक अटैक है, एंजाइटी है, या वो किसी न किसी ड्रग अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं, या कोई ना कोई फिज़िकल वो अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर हम सादा अल्फाज में इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि ये अननेचुरल वे ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी है, ये डिस्टर्ब करती है इंसान की जनरल हेल्थ को, इंसान की मेंटल हेल्थ को। सोशल हेल्थ तो डिस्टर्ब होना एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन जो लॉ ऑफ नेचर है वो फीमेल मेल है, ये हेटेरोसेक्सुअल है। जो नॉन हेटेरोसेक्सुअल उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं जो हम आगे वन बाई वन डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले है मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, मेटाफॉर्म डिसऑर्डर, सुसाइड and deliberate self harm in people with sexual disorder। यानी कि जो पेशेंट सेक्सुअल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उनमें ये चीज़ें साथ देखने में आई हैं कि ये चीज़ें साथ उनके होती हैं। इनमें बाद पेशेंट जो होते हैं वो किसी न किसी सोमेटोफॉर्म, यानी कि उन्हें कोई ना कोई जनरल पेन रहती है,
कभी कोई ना कोई जो उनका ऑर्गन है वो फंक्शन करना ख़त्म कर देता है या वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और इसका एक्सट्रीम फॉर्म बाज़ औक़ात जो सेक्सुअल डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं वो ड्यू टू एक्सट्रीम डिप्रेशन, सुसाइड भी जो है वो कमिट कर लेते हैं। उसके बाद जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है सेक्सुअल डिसऑर्डर की, वो परसिस्टेंट हेडेक, बैक एक, एब्डोमिनल discomfort, generalized ache and pain, low mood, guilt, anxiety. These are the major physical complaint with comorbidity of sexual disorder. And the next one is sexual dysfunctioning. Sexual dysfunctioning is a main disorder of sexual disorder. Number one is इसमें जो तीन चीज़ें अहम है, inability to perform sex, difficulty during sex and feel pain during sex. यहाँ तीन चीज़ें अहम हैं कि सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग में पेशेंट बाज़ औक़ात परफॉर्म ही नहीं कर पाता। अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। अगर बाज़ औक़ात पेन पेशेंट फील करता है ड्यूरिंग सेक्सुअलिटी, ये मेल और फीमेल दोनों तरफ ये मसले हो सकते हैं कि जिसकी वजह से जो सेक्सुअल जो है वो परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो ये तीन चीज़ें मेन डिस्टर्ब करती हैं। अब सेक्सुअल डिसफंक्शन में जो डिसऑर्डर मेन आते हैं वो सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर, सेक्सुअल अरोजल डिसऑर्डर, orgasmic disorder, premature ejaculation and sexual pain disorder. Now we discuss one by one sexual desire disorder. Sexual process is a complete cycle. If any step, if any phase disturbed, then the whole cycle become playerless. That's the first factor, the first phase of sexual activity is sexual desire. If a person has no desire for sexual activity, then he or she cannot perform well. So during the sexual activity, both partners should be enjoy and feel pleasure. And second one is sexual arousal. Sexual arousal is very necessary for performing the sexual activity. Due to any discomfort, in absence of desire, the sexual arousal become decrease. So if the arousal decrease, then the performance during the sex decrease, so the person feel discomfort. And second one is orgasmic disorder. Orgasmic disorder means after the sexual activity, the peak of the playerness. In some cases, the patient did not feel relaxed after the sexual activity. In general, in normal routine, after the ejaculation, the individual feels relaxed, comfort. But in orgasmic disorder, the individual has no feeling like relaxed after the sexual activity. And next one is premature ejaculation. बहुत सी मिथ है इस चीज़ के बारे में कि जो ये मिथ क्रिएट हुई हैं हमारे जो मीडिया है कि जो नॉर्मल एजैकुलेशन टाइमिंग है वो क्या है, उसके बारे में डिफरेंट मिथ्स हैं जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है. प्रीमेच्योर एजैकुलेशन लेबल बाय देयर पर्सनल बिलीव्स. सो this is the main psychological problems, premature ejaculation, not a physical problem mostly. And second one is sexual pain. Sexual pain is also a sexual dysfunctioning during the sex. In some cases the patient feel pain at the time of intercourse. So the sexual activity should be calm and playful, not a painful. And next one, disorder of sexual preference are pedophilia. There are the following disorder include in pedophilia. Number one, exhibition. Number two, fetishism. Number three, pedophilia, pseudomorphism, and fetishism, transvestism. Now we discuss the one by one. These are sexual disorder. Number one is exhibition. Exhibition means observing the sexual activity. The patient gain the
sexual player to observe the activity of others. यानी कि in simple language we can say that they cannot participate in sexual activity, they can play only to observe others. ये एक पैरोफिलिया की एक किस्म है कि जिसमें मैं पेशेंट जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है और उसका मकसद जो प्लेयर गेन करना है वो सिर्फ देख के करता है, ना कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है. द सेकंड वन इज फेटिशिज्म इज अ फीमेल ऑब्जेक्ट. इट मीन्स कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो हेटेरोसेक्सुअलिटी जो है उसकी नौबत नहीं आती. इसमें सिंपल जो है जो इंडिविजुअल होता है, जो पेशेंट होता है वो ग्रेटिफिकेशन हासिल करता है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल करता है ऑपोजिट सेक्स के जो ऑब्जेक्ट हैं, जो फीमेल ऑब्जेक्ट हैं. फॉर एग्जांपल अंडरगारमेंट्स, ब्रा, इस तरह की चीज़ों को देख के जो है वो इंडिविजुअल जो है वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल करता है. इस तरह के पेशेंट को जो सेक्सुअल एक्टिविटी में वो ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलती, जो सिर्फ इसे फीमेल ऑब्जेक्ट को देख के मिलती है. एंड थर्ड वन इज पीडोफिलिया. पीडोफिलिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ प्री पुबर्टी चिल्ड्रन. यानी कि इस डिसऑर्डर में जो पेशेंट होता है वो फीमेल में इन्वॉल्व नहीं होता, फीमेल में उसे इंटरेस्ट नहीं होता, वो छोटे बच्चों में इंटरेस्ट होता है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी छोटे बच्चों के साथ ही ग्रेटिफिकेशन उसे मिलती है सेक्सुअल एक्टिविटी में. एंड नेक्स्ट वन इज सूडोमॉर्फिज्म. फिजिकल पेन और ह्यूमिलेशन ईदर और एन अदर पर्सन और सेल्फ. ये बेसिकली दो डिसऑर्डर हैं जिन्हें इकट्ठा किया गया. एक है कि जिसमें पेशेंट ड्यूरिंग सेक्स जो है पेन दे के प्लेयर फील करता है, और दूसरा जो डिसऑर्डर है उसमें जो पेशेंट है प्लेयर पेन ले के फील करता है. तो इसमें ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी ट्रांसफर द पेन टू अदर पार्टनर एंड इन सम केसेस फील पेन ड्यूरिंग सेक्स. And next one is fetishism is a cross dressing. In this disorder the individual feel comfort in cross dressing. For example इसमें यह है कि एक मेल है वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल करता है फीमेल का कपड़े पहन के, मेकअप करके, लंबे बाल करके, जो वो नेल पॉलिश लगा लेगा. इस तरह वो जो क्रॉस ड्रेसिंग है, क्रॉस जो गेटअप है, वो अब अपना के जो है उसमें वो सेटिस्फेक्शन हासिल करता है. एंड नेक्स्ट वन जो इंटेंसिव एंड परसिस्टेंट सेक्सुअल इंटरेस्ट अदर देन सेक्सुअल इंटरेस्ट इन फोनोटिपिकली फिजिकल मैच्योर consenting human partner. And the main two types of these disorder relating to object and disorder relating to preference of sexual act. Number one, disorder related to sexual object. Fetishism have sexual urge related to non-living object. Pedophilia already we discuss, प्रीमेच्योर जो बच्चे होते हैं उनके साथ. उसके बाद ट्रांसवेस्टिज्म, इंटेंसिव सेक्सुअल अरोज फ्रॉम द क्रॉस ड्रेसिंग and disorder related to preference in sexual exhibition, voyeurism, sadism and masochism. Already we discussed in detail all these disorder. Now we come to the next point, the gender identity dysphoria. According to DSM-5 or gender identity disorder according to ICD-10, transgender may biological, he one सेक्स बट आइडेंटिटी एज द अदर. इसमें क्या है कि एक शख्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है बायोलॉजिकली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली. वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है, मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल. ट्रांसजेंडर इंक्लूड ट्रांससेक्सुअल, ऑपोजिट सेक्स, जेंडर who is neither sex, and third one is cross dressing or dual transvestism, prefer to the dress of opposite sex. Now we come to the main point, and which is important is a management, how we can manage these disorder. Number one is empathy. Empathy, understand the feeling the patient the feeling. कि सबसे पहले आप ये समझें कि ना कि जब पेशेंट किसी भी सेक्सुअल डिसऑर्डर के साथ आपके पास आता है तो आप उसको एम्पैथाइज करें, मतलब कि उसको समझें कि उस वक्त क्या फील कर रहा है, उसकी जो सिम्टम है उसको सिम्टम के तौर पे लें, अनबायस्ड रहें, ना कि उसमें अपनी वैल्यूज़, अपने नॉर्म्स, अपने
कस्टम्स को इंटरफेयर होने दें। मसलन एक शख्स आके बताता है कि मुझे जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है मुझे वो बच्चों से मिलती है, तो आप फ़ौरन आपके माथे पे बल पड़ जाएं, आप उसे हेटेड अंदाज से देखें, तो पेशेंट कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। ये एक ले मैन रिएक्शन है, लेकिन एक डॉक्टर को जो है वो उसे उसकी इस सारी जो एक्टिविटी है इसे एज ए सिम्टम लेना है, एम्पथाइज करना है। विदाउट एम्पथी you cannot treat or deal the sexual disorder patient. So empathize करें कि पेशेंट की ये सिम्टम है और वो बेचारा किस मिजरी में है कि वो जिस डिसऑर्डर में का शिकार है वो डिसऑर्डर आम बताए भी नहीं जा सकते, तो उसको क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी क्या मसाइल हैं, उसको आप टारगेट करें कि क्या क्या उसको ज़िंदगी के मराहल में मसाइल हुए हैं इस डिसऑर्डर की वजह से। तो जब तक आप पेशेंट को ये रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ये रिगार्ड नहीं देंगे, एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, तो पेशेंट आपको हिस्ट्री पूरी नहीं देगा। और जब तक आपके पास हिस्ट्री पूरी नहीं होगी, यू कैन नॉट डायग्नोज द पेशेंट करेक्टली एंड यू कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट प्रॉपरली। सो द इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ एम्पथाइज, पेशेंट को एम्पथाइज करें। उसके बाद सोशल आइसोलेशन है, रिलीजियस बिलीव्स हैं, स्टिग्मास हैं, इन सारी चीज़ों को पेशेंट के साथ डिस्कस करें वन बाई वन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एजुकेशनल स्टैंडर्ड, पेशेंट टू इकोनॉमिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस एंड पेशेंट मेंटल लेवल अकॉर्डिंग टू द पेशेंट IQ। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करें और शो नॉन जजमेंटलनेस के अपनी कोई राय ना कायम करें, अपने कोई व्यूज़ ना दें, सिर्फ प्रॉब्लम को डील करें, ना कि पेशेंट को आप उसके सिम्टम के साथ अटैच करें। डिसऑर्डर ओनली इफ अकॉम्पनीड बाय साइकेट्रिक मोर्बिडिटी, if suicide intention or attempt refer to the other specialist। the main यहाँ जो चीज़ आती है वो अंडरस्टैंडिंग है कि पेशेंट के कंसेप्ट क्या है उसके डिसऑर्डर के बारे में, उसकी एक्सेप्टेंस क्या है, उसके सोशल नॉर्म्स क्या हैं, वो उसको किस तरह समझता है, उसके थॉट्स को चैलेंज करें, जो उसके थॉट्स में रिजिडिटी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए। देन जो उसके साथ इस ये पॉसिबल नहीं है कि कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर का पेशेंट हो और उसके साथ उसका कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम ना हो। ह्यूमन बिहेवियर है, अगर 1-2% की हम छूट दे भी दें तब भी 100% ही ये चीज़ रहेगी कि सेक्सुअल डिसऑर्डर के साथ कोई ना कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। आप उस साइकेट्रिक डिसऑर्डर को डील करें, साथ उसकी कॉग्निशन को टारगेट करें कि उसकी कॉग्निशन जो है वो किस तरह मेकअप है, वो किस तरह अपने डिसऑर्डर को समझता है, उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो बिलीव्स हैं उनको चैलेंज करें, उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करें एंड डील द साइकेट्रिक डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिक नॉर्म। सो थैंक यू।